हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई आप सब लोग। दिल्ली पुलिस वाले सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वैकेंसी आ चुकी है, तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी है, फॉर्म आप लोग भर चुके हैं। और बच्चों, दिल्ली पुलिस में हम बहुत अलग ढंग से तैयारी करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी थी तो मैंने पिछले पुराने सालों के कुछ क्वेश्चंस पर बात की थी। आज भी मैं उसी चीज को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन बच्चों आज की क्लास पिछली क्लास से बेहतर होने वाली है और हर क्लास में ऐसा ही होगा। आज मैं आपको 5 से 6 ऐसे कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। आप चाहे कोई भी पेपर उठा के देख ले, ठीक है। तो आज मैं ऐसे ही एक एक छोटा छोटा कंसेप्ट उठाऊंगा और आप मेरे देखते ही समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन तो दिल्ली पुलिस में बिल्कुल पक्के हैं, हर बार आएगा ही आएगा यहां से क्वेश्चन। तो आज की क्लास को तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से दिमाग में उतार लेना। आई गारंटी यू आज की क्लास से कम मैथ्स में 2 नंबर बच्चों आप लोगों को देके जाऊंगा। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए मैं पहला कंसेप्ट यहां पर लिखता हूं, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, या हिंदी वाले बच्चों के लिए साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। बच्चों वैसे तो साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन एक क्वेश्चन है जैसा कि मैंने लिखा डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। देखो आप सभी को शायद मालूम होगा, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई थोड़ा सा ज्यादा होता है और साधारण ब्याज कम होता है। तो ये अंतर वाला सवाल कि इनमें कितना गैप है, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। और इसमें स्पेशली 2 क्वेश्चन बहुत खास है। एक जब 2 साल वाला सवाल आ जाए और एक जब 3 साल वाला सवाल आ जाए। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको यह पकड़ना है कि एसआई और सीआई का क्वेश्चन आ गया, अंतर वाला डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ गया, और समय है 2 साल या 3 साल। 2 साल के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा और 3 साल के लिए भी कुछ कुछ वैसा ही तरीका होगा। और वो क्वेश्चन जिसको करने में आपके कम से कम 2 से 2.5 मिनट वेस्ट हो सकते हैं, उसको आप 2 से 4 सेकंड में ही निकाल पाओगे, ठीक है। तो मैं हमेशा की तरह, क्योंकि ये पुराने पेपर्स के क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा क्वेश्चन की मिनिमम लैंग्वेज। हम सॉल्यूशन पर ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि कोई प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, ठीक है। कोई मूलधन दिया हुआ है बच्चों, कितने रुपए? 8,000 रुपए, ये मूलधन है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर, ये आपको दी हुई है बच्चों 2.5%, 2.5%। और आपसे पूछा है कि 8,000 रुपए पर 2.5%, 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 8,000 रुपए पर 2.5% ब्याज की दर से साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा, आपसे पूछा है। डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। एसआई सीआई का मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब भी, अब आपको पकड़ना क्या है कि अंतर वाला डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ गया और समय 2 साल है या 3 साल, तो पहले मैं 2 साल वाला क्वेश्चन लिया। अब इसमें देखो आपको करना क्या है, सीधा आपको एक फॉर्मूला लगाना है कि डिफरेंस बराबर होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है। कुछ जगह यहां पर कुछ लोग यहां पे R/100 और R/100 भी लिखते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन मैं आपका काम कम से कम रखूंगा। याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूला केवल और केवल कब लागू होगा, जब ओनली फॉर 2 इयर्स, यानी कि जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल वाला क्वेश्चन आए जिसमें कि अंतर पूछा हुआ हो, ठीक है। तो सीधा अंतर, डिफरेंस का मतलब क्या है यहां पर, D का मतलब अंतर, P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन राशि, और R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन याद रखना बच्चों, ये जो R मैंने लिखा, इसको हम किस में यूज करेंगे? फ्रैक्शन में। यानी कि जो 2.5% दिया हुआ है, हम इसको 2.5% नहीं लिखेंगे, हम इसको बदल लेंगे
अगर 2.5 के नीचे आप देखो, परसेंटेज को जब भी फ्रैक्शन में बदलते हैं तो नीचे 100 लिख लेते हैं, पर मैं आपको याद करा दूं कि 2.5% बच्चों आप याद रखना ये किसके बराबर होता है, 1/40 के। ये कैसे आया, 2.5 के नीचे 100 लिख दो, पॉइंट हटा दो, अपने आप 1/40 आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि 2.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/40। तो देखो पेपर में आप क्वेश्चन देखोगे, आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आपको बस देखा कि ब्याज वाला क्वेश्चन आ गया, सीधा लिखोगे डिफरेंस जो कि निकालना है, बराबर प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 8,000, रेट क्या है 1/40, और दोबारा से रेट क्या हो जाएगा 1/40। अब बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 4 4 16, और 16 से 80 को काटोगे तो आंसर क्या आ गया हमारा 5। इसका मतलब 8,000 रुपए की धनराशि पर अगर मैं 2.5% का ब्याज लगाऊं तो साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज्यादा होगा, 5 रुपए ज्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ब्याज चैप्टर के फॉर्मूले याद होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है, डिफरेंस वाला क्वेश्चन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। और उसमें भी दो बातें, समय यदि 2 साल हो तो क्या लगाएंगे, डिफरेंस बराबर होता है P इंटू आर इंटू आर, और अगर समय 3 साल हो बच्चों तब क्या करेंगे। अब यहां पर भी मान लीजिए मैं प्रिंसिपल ले लेता हूं 5,120 रुपए, ठीक है, रेट आपको दिया हुआ है 12.5%, टाइम है 3 साल और आपको डिफरेंस निकालना है। अब ये जो फॉर्मूला लगेगा वो कहां लगेगा, 3 साल। बस बच्चों एक ही बात आपको याद रखनी है कि 2 साल वाले के लिए ये तरीका लगाएंगे और 3 साल वाले के लिए लगाएंगे P इंटू आर इंटू 3+R, यानी कि एक चीज एक्स्ट्रा यहां पर मल्टीप्लाई हो गई, क्या 3 साल वाले, देखो 3 साल का मतलब क्या होता है 3, तो जब 3 आएगा तो R और 3+R, इसको बस आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 5,120 रुपए, रेट मैंने जैसे कि बताया था, रेट को हम परसेंटेज में यूज नहीं करेंगे, इसको हम किस में यूज करेंगे, फ्रैक्शन में, भिन्न में। और 12.5% बच्चों किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है। ये चीज आपको परसेंटेज में कहीं भी मिल जाएगी, या आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, लेकिन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसी छोटी छोटी वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर आ जाएगा 1/8 इंटू 1/8। अब देखो अंदर थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना, जल्दबाजी मत करना। 3 + 1/8, बच्चों यहां प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा इसमें। तो ये हो गया आपका 5,120 इंटू 1/8, 1/8, और 8 ये 24 और 1 25/8। अब देखो 8 8 8 और 8 का क्यूब क्या होता है 512, यानी कि ये पूरा कैंसिल, सिर्फ यहां पर क्या बच गया बच्चों 10 और ये 25, तो 25 और 10 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई बच्चों 250। तो ये मेरा पहला कंसेप्ट था आज का। और बच्चों डिफरेंस वाला क्वेश्चन सिर्फ दिल्ली पुलिस में ही नहीं, चाहे आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, आप एसएससी की तैयारी करें, आप रेलवे की तैयारी करें, कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो डिफरेंस वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बस याद रखना, समय सबसे पहले देख लेना कि 2 साल है या 3 साल। 2 साल वाले में PRR और 3 साल वाले में PRR और 3+R। ठीक है, मेरी बात समझ गए। चलिए अब हम आते हैं कंसेप्ट नंबर 2 पे। बच्चों तो बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 2 पे। पहला कंसेप्ट क्या पढ़ा, एसआई और सीआई में डिफरेंस वाला क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं डिस्काउंट यानी कि छूट वाला सवाल। और छूट में भी एक खास बात, एक शब्द में यहां पे लिख रहा हूं, सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमबद्ध छूट या बट्टा, क्रमवार बट्टा, ये भी इसको बोला जाता है। ज्यादा इस वर्ड की तरफ घबराने की जरूरत नहीं है, ये सीधा ही पेपर में लिखा होगा सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमबद्ध छूट। तो अब मेरी बात सुनिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपको 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। तरीका हर क्वेश्चन को करने का मेरा एक ही होगा, अलग अलग तरीका नहीं होगा। एसआईसीआई में जैसे फॉर्मूला थोड़ा सा अलग था, यहां पर एक ही है। ये चाहे 2 डिस्काउंट आ जाए, 3 डिस्काउंट आ जाए या 4 डिस्काउंट आ जाए, जनरली 2 या 3 तक ही पूछा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो देखते हैं। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आया कि 50% एंड 20%, या मैं पूरा ही लिख देता हूं, टू
successive discounts of 50% and 20% is equivalent to what single discount? ठीक है बच्चों। और हिंदी वाले बच्चों के लिए सिर्फ इतना समझें कि आपको दो डिस्काउंट दिए हुए हैं, 50% और 20%, और आपसे पूछ रहा है कि टोटल डिस्काउंट कितना है। ठीक है, एक्चुअल डिस्काउंट। अब कई बच्चों के माइंड में ये आया होगा, सर दिख तो रहा है 50 और 20 70, तो मेरी बात याद रखना, जब भी आप कभी किसी दुकान पर जाते हैं और वहां पर लिखा हो कि 50% प्लस 20% ऑफ, यानी कि 50% साथ में 20%, तो वो 70% ऑफ नहीं होता, वो उससे थोड़ा कम होता है। ठीक है, यही बात, बस यही कंसेप्ट हम यहां पे यूज करेंगे। अब देखिए पेपर में यदि ये क्वेश्चन आपके पास आ गया तो डिस्काउंट बच्चों 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, लेकिन तरीका सबका एक ही है। सबसे पहली बात आप ये जान लो कि जो डिस्काउंट मिलता है, जो डिस्काउंट यानी कि जो छूट मिलती है, वो किस पे मिलती है? एमआरपी पे, यानी कि अंकित मूल्य पर। अब आप मुझे एक बात बताना, मान लीजिए कि एक चीज, एक वस्तु है, सपोज करिए आपने एक बॉल, एक क्रिकेट की गेंद खरीदी। अब उस पे लिखा हुआ था 100 रुपए, जो लिखा हुआ मूल्य होता है वो क्या होता है? एमआरपी। अब दुकानदार ने उस पे आपको 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का क्या दिया? उस आपको डिस्काउंट दिया। तो 100 पे 20% का डिस्काउंट, यानी कि वो चीज दुकानदार ने कितने में बेची आपको? 80 रुपए में। तो ये 80 रुपए कॉस्ट प्राइस है किसके लिए? आपके लिए। और ये सेलिंग प्राइस है किसके लिए? दुकानदार के लिए। भाई उसने 80 रुपए में बेची और आपने 80 रुपए में खरीदी। मेरी बात समझ गए? चलिए, अब ये डिस्काउंट अगर 1 की बजाय 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो हम बार बार परसेंटेज तो निकालते नहीं रहेंगे, बस हम क्या करेंगे, एक छोटा सा तरीका लगाएंगे और हमारा काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ये है हमारा कंसेप्ट नंबर 2, यानी कि द कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, अब मैं निकालूंगा कि ये जो 50 और 20 का डिस्काउंट है, ये वास्तव में 70 नहीं होता, ये इससे थोड़ा कम होता है। तो बच्चों अगर 2 डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आया, अगर 2 डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आया, तब आपको क्या करना है? आप 2 तरीके लगा सकते हो। 2 डिस्काउंट में या तो आप एक फॉर्मूला लगा दे, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, या तो आप ये फॉर्मूला लगा दे, और या फिर मेरा दूसरा तरीका कि एमआरपी और सेलिंग प्राइस। ठीक है, एमआरपी और सेलिंग प्राइस। अब ये कैसे लिखेंगे मैं अभी बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो मैं ए और बी वाला तरीका देखता हूं, लेकिन ये तरीका तभी कामयाब है जब आपके परसेंटेज बहुत ही आसान हो। अगर ये मुश्किल आ जाएंगे तो फिर हमें फ्रैक्शन का यूज करना पड़ता है। तो मैं दोनों तरीके आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन ये आएगा, 50 और 20% की 2 लगातार छूट कुल कितनी छूट के बराबर होंगी? 2 successive discount of 50 and 20% is equivalent to what single discount? ठीक है, तो देखिए यहां पर तो सीधा 50 प्लस 20 माइनस 50 गुणा 20 बटा 100, और इसको आप कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60% डिस्काउंट। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा, आप इन दोनों को फ्रैक्शन में बदल लो। बच्चों 50% कितना होता है? 1/2, और 20% कितना होता है? 1/5। अब इसको आपने यूं बोलना है, 1/2 का डिस्काउंट, यानी 2 पे 1 का डिस्काउंट। अब 2 पे 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो वो चीज आपको कितने में मिलेगी? 1 में। अब ये जो 2 से मैंने 1 लिखा, तो मैंने क्या किया? इसमें से डिस्काउंट घटा दिया। मैंने सेलिंग प्राइस लिखा है, बच्चों ध्यान रखना, ये डिस्काउंट नहीं है 1। इसी तरह से यहां पे 5 पे, इसको 1/5 को क्या पढ़ेंगे? 5 पे 1 का डिस्काउंट, तो आपको चीज कितने में मिलेगी? 4 में। मेरी बात समझ में आई? जब भी परसेंटेज आपके सामने मुश्किल आ जाए तो उसको आप फ्रैक्शन में या रेशियो में बदल लें। 50% बराबर होता है 1/2 के, और 20% बराबर होता है 1/5 के। तो 2 पे 1 का डिस्काउंट मिला तो चीज आपको कितने में मिलेगी? 1 रुपए में। और 5 पे 1 का डिस्काउंट मिला तो चीज आपको कितने में मिलेगी? 4 रुपए में। अब उसके बाद इन दोनों को आप कर दे गुणा, तो ये कुल हो गया कि 10 की चीज आपको कितने में मिल गई? 4 में। तो क्या आंसर आ गया 40%? नहीं, हमें क्या निकालना था कि डिस्काउंट कितने परसेंट है। ये क्या आया हमारे पास? सेलिंग प्राइस। ये क्या आया? एमआरपी। और एमआरपी और सेलिंग प्राइस का अंतर यानी कि 6, ये क्या होता है?
डिस्काउंट। बस ये बात ध्यान रखना। अब 6 का डिस्काउंट मिला है किस पे? 10 पे, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? एमआरपी पे। तो 6 का डिस्काउंट मिला 10 पे गुणा 100 और आंसर आ गया 60% डिस्काउंट। अब कुछ बच्चों को ये बहुत आसान लगा होगा यहां पर, लेकिन डिपेंड करता है कि परसेंटेज कैसे है। अगर परसेंटेज यहां पे दशमलव में होते तो ये तरीका आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता, कैलकुलेशन बढ़ जाती। तो आप लोग दोनों को सीखना। इसीलिए मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं जिसमें कि मैं 3 डिस्काउंट लूंगा। चलिए देखिए, अब मैं लेता हूं कि सपोज पेपर में आ गया कि 40%, 25% और 20% के 3 डिस्काउंट कुल कितना डिस्काउंट के बराबर होंगे? अब जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा वो तो इन तीनों को जोड़ देगा, 40 और 20 60 और 25 85, 85% का डिस्काउंट। लेकिन आंसर 85 नहीं आने वाला। फिर से वही बच्चों, 40% किसके बराबर होता है? 2/5 के। कैसे आया? 40 के नीचे 100 लिख दो, 20 से कैंसिल कर दो तो ये 2/5 के बराबर होता है। 25% बराबर होता है 1/4 के और 20% बराबर होता है 1/5 के। ठीक है, अब वही लिखेंगे एमआरपी और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 5 की चीज पे 2 का डिस्काउंट मिला, क्योंकि ये है क्या? ये 40%, ये डिस्काउंट है। परसेंटेज में कहेंगे 40% डिस्काउंट और फ्रैक्शन में कहेंगे 2/5 का डिस्काउंट, यानी 5 पर 2 का डिस्काउंट। तो 5 पे 2 का डिस्काउंट मिलेगा तो वो चीज हमें मिलेगी कितने में? 3 में। फिर 4 पे 1 का डिस्काउंट, तो 4 की चीज भी कितने में मिली? 3 में। और फिर 5 पे 1 का डिस्काउंट, तो 5 की चीज भी कितने में मिली हमें? 4 में। अब फिर से वही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 5 25 × 4 ये हो गया 100 और ये आ गया आपका 4 × 12 = 36। तो यानी कि 100 रुपए की चीज हमें कितने में मिली? 36 रुपए में। तो डिस्काउंट कितने का मिला? 64 का। और बच्चों डिस्काउंट जब भी 100 पर दिया जाता है तो वो परसेंटेज ही होता है, यानी 64 का डिस्काउंट मिला 100 पे। अगर गुणा 100 करोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 64% डिस्काउंट। अगर इस क्वेश्चन में आपसे यह पूछ लेता कि वो चीज आपको मिलेगी कितने में, तो 36% आंसर होता। अगर सेलिंग प्राइस पूछेगा तो 36% आंसर, अगर डिस्काउंट पूछेगा तो 64% आंसर। यह था हमारा कंसेप्ट नंबर 2, सक्सेसिव डिस्काउंट। यदि 2 आ जाए, 3 आ जाए, बच्चों 4 में भी यही लगेगा। फ्रैक्शन में बदलना और लिखते जाना, गुणा कर देना। इधर आएगा एमआरपी, यहां पर आएगा सेलिंग प्राइस और इन दोनों का अंतर क्या होगा? डिस्काउंट, जिसके नीचे आप लिखना एमआरपी और गुणा 100 तो आपका प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट आपने सीख लिया तो मेरी बात मानना बच्चों, इस कंसेप्ट के द्वारा हम डिस्काउंट के 90% क्वेश्चन इसी से सॉल्व कर देंगे। हार्डली एक आधा क्वेश्चन बचेगा जिसमें कोई और तरीका हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो पहली बात हुई SICI वाला डिफरेंस वाला क्वेश्चन और सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, या तीसरा कंसेप्ट कह सकते हो आप, वो हम लेते हैं एवरेज स्पीड। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। एवरेज स्पीड हिंदी में बोलते हैं औसत चाल। बहुत आता है ये क्वेश्चन बच्चों पेपर में, और इसमें कई बार 2 स्पीड वाला क्वेश्चन आता है, कई बार 3 स्पीड वाला, और पिछली बार दिल्ली पुलिस ने 4 स्पीड वाला क्वेश्चन पूछा था। तो आप घबराना मत, चाहे अगली बार वो 5 वाला भी पूछ ले, हमारा तरीका अगेन सेम रहेगा। अब क्या क्वेश्चन आता है पेपर में? क्वेश्चन आएगा कि एक स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड नंबर 1। स्पीड नंबर 2 15 किलोमीटर पर आवर, और आपसे पूछा कि एवरेज स्पीड बताओ, औसत चाल। ठीक है, अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वो एवरेज पूछ रहा है और वही बच्चा गलती कर देता है। तो याद रखना, ये एवरेज स्पीड है, ये एवरेज नहीं है। औसत और औसत चाल में फर्क होता है। अगर आपसे एवरेज पूछा होता तो एवरेज हमारा आंसर आ जाता 10 + 15/2, यानी कि 25/2, और आंसर आ गया 12.5। लेकिन ये एवरेज स्पीड नहीं है, ये एवरेज है। फिर से मैं मेंशन कर रहा हूं, एवरेज स्पीड एक अलग कंसेप्ट है और औसत एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखिए एवरेज स्पीड का बच्चों बस आप याद रखना, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
अब ये चीजें कहां से आएंगी मैं अभी बता रहा हूं, पहले आप बस लिख लें, यानी कि कुल दूरी और बटा कुल समय। बस ये एक बात आप लोग याद कर लें, तो फिर आपको जो किताबों में फॉर्मूले लिखे रहते हैं ना, ट्रिक वाली किताबों में, 2xy अपॉन x प्लस वाई, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, या 4xyz w अपॉन xy w, wxy wxz और zxw और पता नहीं क्या क्या, दिमाग खराब हो जाता है इतने फॉर्मूले याद करके। तो कुछ भी नहीं, हर एक क्वेश्चन, चाहे 2 स्पीड वाला क्वेश्चन आए, 3 वाला क्वेश्चन आए, 4 वाला आ जाए या 5 वाला आ जाए, हमारा तरीका एक ही रहेगा कि एवरेज स्पीड, औसत चाल कभी भी पूछ ले तो कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि 2 चीजें निकालो और आपका काम वहीं पर खत्म। ठीक है, अब जैसे इसी क्वेश्चन से मैं समझाता हूं, 10 और 15 बच्चों, ये है हमारे पास स्पीड, एक स्पीड 10 है और एक स्पीड 15, इन दोनों का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम। और 10 और 15 का एलसीएम ले लो, या कोई ऐसी संख्या सोच लो जो 10 और 15 दोनों के टेबल में आती हो, जैसे कि 30, और ये 30 आपके लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और उसके बाद हमें तीसरी चीज, जब डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गई, क्या बच गया, टाइम और चाहिए, तो टाइम भी निकाल लेते हैं। और टाइम क्या होगा, ये डिस्टेंस को स्पीड से क्या कर दो भाग, बच्चों दूरी बटा चाल क्या होता है, समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ गया, 3 घंटे, और 30 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 2 घंटे। बस ये काम आप लोग याद रख ले, और ये तो सबको याद होता है क्योंकि ये चीज आपने टाइम एंड वर्क, समय और कार्य में भी पढ़ी है, और ये टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी हम लोग इसका बहुत यूज करेंगे। अब देखिए, बस क्वेश्चन हमारा हो चुका है, एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस। अब ध्यान रखना मेरी बात, खास बात यही थी, टोटल डिस्टेंस क्या 30 होगा, नहीं, 30 की दूरी एक बार तो 10 की स्पीड से तय हुई, और 30 की दूरी एक बार 15 की स्पीड से तय हुई। याद रखना, जब 2 स्पीड होगी तो टोटल डिस्टेंस होगा 30 का डबल, यानी 30 गुणा 2, जब 2 स्पीड होंगी। अगर 3 स्पीड होती तो यहां पे गुणा 3 लिखते, अगर 4 स्पीड होती तो गुणा 4 लिखते। और नीचे बच्चों क्या आ जाएंगे, टाइम, टाइम कितना हो गया, 3 और 2 5, ये हो गया टोटल। बस आपका आंसर आ गया, तो ये हो गया 5, 6 से कट जाएगा, और देखो बच्चों आंसर क्या आया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 10 और 15 की औसत चाल क्या होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ना कि 12.5। तो याद रखना वो औसत था और ये औसत चाल है। अब मैं वो क्वेश्चन लेता हूं जो पिछली बार दिल्ली पुलिस ने पूछा था। अब देखिए दिल्ली पुलिस ने क्या सवाल पूछा था, उसने 4 स्पीड दे दी। अब 4 का फॉर्मूला किसी को याद नहीं होता, 2 और 3 का तो बच्चे याद भी कर लेते हैं, 4 का किसी को याद नहीं रहता। तो उसने स्पीड दे दी 4, 10, 20, 30 और 40, और पूछ लिया कि ये चारों स्पीड की एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होगी। अब जिसको ये कंसेप्ट आता है उसने फटाफट ये क्वेश्चन निकाल दिया होगा, क्योंकि उसने फटाफट सबसे पहले क्या निकाला होगा, एलसीएम। देखो 1, 2, 3, 4, एलसीएम क्या आएगा, 12, 12 यानी कि 120। ये तो हो गया आपके लिए डिस्टेंस। और अब क्या निकाल लेते हैं, टाइम। तो 120 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12, 120 को 20 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6, 30 से करोगे तो आ जाएगा 4, और 40 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना हो गया बच्चों, 25, और एवरेज स्पीड हमारे पास आ गई। टोटल डिस्टेंस, अब अगेन ध्यान रखना, 120 टोटल डिस्टेंस नहीं है, जितनी स्पीड होंगी ये उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर स्पीड कितनी थी, 4, 2 स्पीड तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 स्पीड तो 3 से, और 4 स्पीड तो 4 से, और नीचे आ जाएगा टाइम। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 480 बटा 25, और डिवाइड करने के बाद 19.2 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई मेरी बात। तो 3 खास कंसेप्ट हो गए, SI/CI का डिफरेंस वाला, PRR, PRR 3+R, फिर सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे, और तीसरा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड का एलसीएम क्या होता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, टाइम। तो ये याद रखना, कुल दूरी बटा कुल समय। एलसीएम निकालो, सारे टाइम जोड़ दो, और प्लस डिस्टेंस को गुणा करना मत भूलना। जल्दबाजी में बच्चा पेपर में यहां 120 ही लिख देता है, तो जितनी स्पीड होंगी इसको गुणा करना मत भूलना। अगर 2 स्पीड होती तो यहां 2 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, और 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए ये हो गया कंसेप्ट नंबर 3। बच्चों हम लोग 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन पे हम और बात करेंगे।
अब देखिए कंसेप्ट नंबर 4, ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों को आता है लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर में ये पूछा जाता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर which when divided by 2, 3, 4 and 6 leaves remainder 1 in each case। ठीक है, यानी आपको छोटी से छोटी 4 अंकों की वो संख्या बतानी है जिसे 2, 3, 4, 6 से भाग करने पर एक शेष बचे। अब बच्चों ये मत सोचना कि कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन 2017 के दिल्ली पुलिस के पेपर में आ चुका है, आप प्रीवियस ईयर पेपर में जाके देख सकते हो। ठीक है, अब एक तो क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट वाला और इसी क्वेश्चन को हम लार्जेस्ट वाले से भी करेंगे। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि पिछली बार स्मॉलेस्ट वाला पूछा, क्या पता इस बार लार्जेस्ट वाला पूछ ले। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, जब भी आपके सामने ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट और लार्जेस्ट 4 डिजिट वाला क्वेश्चन आ जाए और साथ में रिमाइंडर यानी कि शेषफल शब्द आपको दिखाई दे, तो बस आपको एक ही काम करना है। सबसे पहले आप जो आपको ये संख्याएं दी हुई है ना 2, 3, 4 से भाग करने पर, तो अब हम किसी नंबर को अलग अलग तो भाग करेंगे नहीं, ये 2, 3, 4, 6 का आप क्या ले लेना, एलसीएम, और इसका एलसीएम आ जाएगा 12। उसके बाद उसने कहा था 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000। ठीक है, और इस 1000 को आप इस 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड। अब देखो डिवाइड करोगे तो 12 से 8 पे जाएगा 96, बचेगा 4 0 और 12 3 36 और फिर से बच गया 4। अब बच्चों के सामने समस्या आई कि 1000 तो 12 से डिवाइड नहीं होता, तो हम जनरली करते क्या है, रिमाइंडर को घटा देते हैं। अब अगर आप 1000 में से 4 घटाओगे तो ये आएगा 996, लेकिन उसने क्या कहा था कि 4 अंकों की संख्या बताइए जो इन चारों से भाग करने पर एक रिमाइंडर दे, लेकिन 996 तो 3 अंकों की संख्या हो गई। तो बच्चों कभी भी आप जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो दोनों तरफ से आंसर निकालना, रिमाइंडर घटाने पर भी एक संख्या आती है और 12 और 4 इन दोनों का जो गैप है, ये गैप 8, इसको जोड़ने पर भी एक संख्या आती है। यानी एक संख्या तो कैसे आएगी कि आप 1000 में से 4 रिमाइंडर घटा दे, ये संख्या भी 12 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर आप इस 1000 में क्या जोड़ दे, 8, ये 8 कहां से आया, इन दोनों का गैप, तब भी एक संख्या आ जाएगी 1008। और ये 1008 हमारे काम की है क्योंकि ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 12 से डिवाइड हो जाएगी। पर उसने कहा था रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 1, तो रिमाइंडर 1 कब बचेगा, जब ये 1 ज्यादा होगी, यानी आंसर आ गया 1000। मेरी बात समझ में आई? बहुत आसान सवाल है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 1000 हो गई, किससे भाग करना था, 2, 3, 4, 6, एलसीएम ले लो 12 और 12 से 1000 को भाग कर दो। अब 1000 से भाग करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 4, तो एक संख्या तो 996 हो सकती है जो 12 से डिवाइड हो जाएगी, और एक हो सकती है 1008 जो कि गैप जोड़ के आती है। अब डिपेंड करेगा, अगर उसने 3 अंकों की पूछी होती तो 996 आंसर लगाते, और अगर उसने 4 अंकों की पूछी है तो आंसर लगाते 1008। लेकिन 1008 तो 12 से पूरी पूरी क्या होती है, डिवाइड। उसने क्या कहा था, रिमाइंडर बचना चाहिए 1, तो 1 तभी बचेगा जब 1 ज्यादा होगा। तो 1008 में हमने 1 जोड़ दिया, आंसर हो गया 1009। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन किसमें आया होता, 4 डिजिट में, लेकिन लार्जेस्ट लिख दिया होता, तो एलसीएम तब भी 12 ही होता। लेकिन इस बार हम भाग किसको करते, 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। अब भाग कर दो, 12 8 जा 96, 3 9, फिर ये 3 पे जाएगा 36 और फिर 3 पे जाएगा 36, और बच्चों रिमाइंडर क्या बच गया, 3। अब याद रखना 9999 माइनस 3, और आंसर आ गया हमारा 6996। अब यहां पर आंसर 996 और +1 अगर एक रिमाइंडर बचेगा तो 9997।
ठीक है, यानी कि क्वेश्चन सेम है, 4 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ा नंबर बताओ जिसको हम 2 3 4 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचे 1। तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 1009 और बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 9997। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से समझना। यह था हमारा कंसेप्ट नंबर 4। ठीक है बच्चों, और अब आखिरी कंसेप्ट पे आते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को फिर खत्म करेंगे। एक क्लास में बच्चों इतना ही पढ़ेंगे जितना कि आप समझ पाए। आज मैंने 4 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराए हैं जो दिल्ली पुलिस में लगभग हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते चलते मैं 2 छोटे क्वेश्चन और ले लेता हूं। एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि 2 लड़के हैं मनीष और पंकज, और इनकी इनकम यानी कि आय उसका रेशियो दे रखा था 11:7, या आप यूं भी समझ सकते हो कि ये 11 रुपए कमाता है और ये 7 रुपए कमाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया गया कि जो पंकज है अर्न्स 6,000 रुपीज लेस देन मनीष, यानी कि पंकज मनीष से 6,000 रुपए कम कमाता है। इसका मतलब 11 और 7। अब आप यहां देखो, मनीष जो पंकज है वो यहां पे कितने रुपए कम कमाता है 4 रुपए, और यही 4 किसके बराबर है बच्चों 6,000 के। अब आपसे पूछा क्या हुआ था कि टोटल इनकम कितनी है दोनों की, तो टोटल इनकम क्या हो गई 11 और 7 यानी कि 28। ठीक है, तो सॉरी 18, 11 और 7 क्या हो गई 18। तो 4 की वैल्यू 6,000, तो 1 की क्या होगी 6,000 डिवाइडेड बाय 4, और 18 की निकालनी थी तो 18 से गुणा कर दो। 6,000 डिवाइडेड बाय 4 गुणा 18, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27,000। एक बार फिर से समझ लीजिए, 2 लोगों की इनकम आमदनी का अनुपात क्या दिया था 11 और 7, तो यानी कि एक 11 रुपए कमाता है तो दूसरा 7 रुपए कमाता है। तो आपको साफ साफ दिखाई दिया कि पंकज जो है वो मनीष से 4 रुपए कम कमाता है, और ये तो हुआ किसमें रेशियो में, और पैसों में कितना कम कमाता है 6,000। तो 4 की वैल्यू 6,000, 1 की 6,000 बटे 4, और दोनों की टोटल इनकम पूछी थी तो 11 और 7 टोटल कितना हो गया 18, और 18 से गुणा कर दो तो दोनों की इनकम कितनी आ गई 27,000। ठीक है, तो बच्चों आज हमने मोटे मोटे कम से कम 6-7 क्वेश्चन पर बात की। एक ब्याज का सवाल था, एक डिस्काउंट का क्वेश्चन था, उसके बाद औसत चाल पे हमने बात की, देन हमने इनकम का एलसीएम का एक क्वेश्चन देखा, और इनकम का एक क्वेश्चन देखा, और परसेंटेज का। ऐसे ही बच्चों हर क्लास में मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे और दिल्ली पुलिस के लेवल के सवाल ही लेके आऊंगा। यहां पर मैं आपको भटकाऊंगा नहीं, औरों की तरह ऐसा नहीं करूंगा कि मैं आपको मुश्किल क्वेश्चन करा के ये दिखाऊं कि मुझे कितना आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा काम है कि दिल्ली पुलिस में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं मैं वही कराऊं। तो बच्चों मेहनत करते रहिए, और एक बात आप हमेशा याद रखिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि 1-2 लाइन बहुत किसी ने अच्छी लिखी है, हमेशा याद रखना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, यानी घर से निकलना पड़ेगा, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, समझ में ना आए तो दोबारा देखना। आज हमने ऐसे क्वेश्चन किए जहां से 2 क्वेश्चन की पेपर में आने की मुझे उम्मीद है। तो चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में कुछ और ऐसे ही बेहतरीन कंसेप्ट्स पर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।